नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी हमने पिछले वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बताया था कि एंगल कितने टाइप के होते हैं, उनकी कुछ परिभाषाओं के बारे में भी बताया था। अभी कुछ डिफिनीशंस बची हुई थी, जैसे आसन्न कोण क्या होता है और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। उसके अलावा भी कुछ और भी डिफिनीशन जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये बेसिक थ्योरी अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन रहेंगे फिर उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमें सपोर्ट करिए। और दोस्तों, हम कमेंट करने के लिए आपको बोलते हैं। देखिए, आप अगर एक कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए इतना वर्क करते हैं, देखिए पीडीएफ बनाते हैं या फिर पेपर्स में लिखते हैं, फिर आपके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। ओके, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो आसन्न कोण क्या होता है, ठीक है ना। आसन्न कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, एडजासेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो एडजासेंट एंगल होता क्या है, देखिए आसन्न कोण क्या होता है। तो इसके बारे में बात करने के लिए सबसे पहले दो कोण आसन्न कोण होंगे। दो कोण आसन्न कोण तभी होंगे यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो तथा उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो। उनका शीर्ष बिंदु एक हो तथा उनकी उभयनिष्ठ भुजा एक हो, ठीक है ना। तो ये देखिए दो कोण हैं, जैसे पी ओ क्यू और इसके अलावा क्यू ओ आर, ठीक है। ये दोनों कोण हैं अलग अलग और इनका एक शीर्ष बिंदु O है तथा इनका एक उभयनिष्ठ भुजा OQ है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन को प्रूव कर रहा है, तो ये एक आसन्न कोण को शो अप कर रहा था। यहाँ पे POQ तथा QOR दो आसन्न कोण हैं, ठीक है ना। इन कोणों को जो है आसन्न कोण बोला जाता है और इसका डायग्राम जो है ऐसे ड्रा किया जाता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं, कुछ आगे बात करते हैं। आगे क्या है, रेखीय क्यूब में क्या होते हैं। ये सब डिफिनीशंस आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले बेसिक्स जानना ज़रूरी होता है। देखते हैं कि रैखिक युग में क्या होता है, अर्थात लीनियर पेयर, ठीक है। यदि दो आसन्न कोणों का योग जो है ना 180 डिग्री होता है। दो आसन्न कोणों का योग, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो आसन्न कोण हमने आपको दिखाए थे, इनका योग अगर 180 डिग्री हो जाए तो यह एक रेखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। अर्थात एक सीधी रेखा में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, जिसे सरल रेखा में बना कोण या फिर ऋजु कोण बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप लोग एक डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ROQ तथा POR, ठीक है, ये क्या है, रैखिक युग्म के कोण कहलाएंगे क्योंकि इन दोनों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो रैखिक युग्म के कोण अर्थात लीनियर पेयर बोला जाता है इन्हें। अब आगे बात कर लेते हैं कि शीर्षाभिमुख क्या होता है, ठीक है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण अर्थात वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, अर्थात वर्टिकली जो एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं अर्थात विपरीत दिशाओं में बनने वाले कोण होते हैं, उन्हें शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, ठीक है। अर्थात जब दो भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इन्हें शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। जब दो भुजाएं, देखिए जैसे ये एक रेखा हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। और किस बिंदु पर कट कर रही हैं, O बिंदु पर कट कर रही हैं। और देखिए हमने डायग्राम में बताया भी हुआ, ये रेड कलर है अर्थात ये कलर, ये दोनों कोण अर्थात ये कोण और नीचे वाला कोण ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होंगे अर्थात एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं, तो ये भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो अर्थात POS जो है ROQ के बराबर एवं POR जो है SOQ के बराबर है। ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब कुछ आगे बात, जैसे मूलभूत अवधारणाएं, ज्यामिति में मूलभूत अवधारणाएं जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो बिंदु क्या होता है, ये चीज़ जानना भी आपके लिए ज़रूरी होता है। अर्थात बिंदु क्या होता है, जिसकी कोई ना तो लंबाई होती है ना ही कोई चौड़ाई होती है, ठीक है। और यह मात्र जो है सही स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। जैसे मान लो एक यहाँ पे एक वृत्त बना हुआ है और इसका केंद्र O है, ठीक है। तो ये तो एक इसका केंद्र बिंदु हो गया। इसके अलावा भी अदर जो बिंदु रखे गए हैं जैसे पॉइंट A B C D ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये एक बिंदु अर्थात इनकी लोकेशन को शो अप कर रहा है, इनकी स्थिति को शो अप कर रहे हैं, ठीक है।
अब चलिए कुछ और डिफिनीशंस के बारे में बात करते हैं। जैसा है आगे लिखा हुआ है कि रेखा अर्थात लाइन क्या होती है। ठीक है, एक सीधा पथ होता है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाता है। ठीक है ना, अनंत तक जा सके उसे रेखा कहते हैं। जैसे ए बी मान लो एक लाइन है, लेकिन ये अनंत दोनों दिशाओं में, ये देखिए यहाँ पे डेड 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 कहीं तक, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बी बिंदु को भी अगर देखते हैं हम लोग तो ये भी अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो ये एक, इसे क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। ठीक है, अब आगे अगर बात कर लेते हैं हम लोग तो रेखा खंड क्या होता है अर्थात लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, जब दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग जिसका मापन संभव हो तथा अन्य प्रकार से रेखा से तुलना की जा सके उसे रेखाखंड बोलते हैं। जैसे मान लो ए बी एक रेखा है और रेखाओं के बीच में देखिए दो बिंदु दिए गए हैं, पी तथा क्यू, दो बिंदु यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो पी तथा क्यू बिंदु जो है, इनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है 2 सेंटीमीटर दी गई है, जिसका मापन संभव, अर्थात इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मापन संभव है जिससे रेखाखंड से तुलना की जा सकती है। इसे क्या बोलते हैं, रेखा का एक खंड अर्थात रेखा का एक पार्ट जो है रेखाखंड कहलाता है अर्थात लाइन सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बात कर लेते हैं कि रेज क्या होती है अर्थात किरण क्या होती है। ठीक है ना, तो एक रेखाखंड को किसी भी एक दिशा में अनंत तक बढ़ाने पर किरण प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे मान लो एक रेखाखंड है, इसे एक किसी भी एक बिंदु को, चाहे आप x को बढ़ा दो चाहे y को बढ़ा दो, ठीक है, किसी भी एक दिशा में बढ़ाने पर, ठीक है ना, अनंत तक बढ़ाने पर बढ़ाने पर किरण प्राप्त होती है हमें। जैसे मान लो एक्स वाई एक रेखा है, इसके पॉइंट y को हम लोग अनंत तक बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, तो इसका एक निश्चित बिंदु होता है जिसे हम लोग किरण एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तथा एक्स वाई को कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स वाई लिखने के बाद इसके ऊपर जो है एरो का निशान ऐसे लगा दिया जाता है, तो ये बता रहा है एक किरण को शो अप कर रहा है। ठीक है ना, किरण को दर्शाने के लिए हम लोग एक्स वाई और उसके ऊपर एरो का निशान जरूर लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगली डिफिनीशंस क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती है। ठीक है, देखिए समांतर रेखा भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं समांतर रेखा क्या होती है। ठीक है, अर्थात सरल रेखाएं जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। ठीक है, अर्थात वे समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, अर्थात कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है। देखिए जैसे एक समांतर रेखा क्या है, पी क्यू है, दूसरी एक्स वाई है। ठीक है, और ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच की दूरी जो है वह हर जगह पे बराबर है। ठीक है, तो इसलिए कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। जैसे आप लोग ने लाइव एग्जाम्पल देखा होगा कि रेल की पटरियाँ जो होती हैं, जो एक सीधी रेखा में चल रही हैं, तो एक दूसरे को कभी नहीं कट कर सकती। अगर मान लो थोड़ा सा भी उन दोनों के बीच में गैप कम हुआ तो रेल का जो पहिया होता है वह नीचे आ जाएगा रेल से, अर्थात रेल की पटरियों से, जिससे वजह से बहुत ज़्यादा बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, या फिर इनके बीच की दूरी जो है कभी कम नहीं हो सकती है। एक लाइव एग्जांपल देके हमने आपको समझाने की कोशिश की। और इसको देखिए लिखने के लिए पी क्यू जो है समानांतर है एक्स वाई के, अर्थात दो वर्टिकल लाइन एक दूसरे के समानांतर खींच दी जाती हैं, जो समानांतर रेखा को शो अप करता है अर्थात प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि संपाती रेखाएं क्या होती है। संपाती रेखाएं क्या होती है अर्थात कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है ना, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जब दो या दो से अधिक रेखाएं जो है एक दूसरे के ऊपर हों, अर्थात दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर अर्थात ओवरलैप करती हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, संपाती रेखाएं बोला जाता है। जैसे पी क्यू जो है, पी क्यू लाइन आप देख पा रहे हैं ए बी के जस्ट ऊपर है, अर्थात तो ओवरलैप कर रही है, तो यहाँ पे जो है ए बी की रेखा, ए बी की संपाती रेखा क्या हो जाएगी, पी क्यू। ठीक है ना, क्योंकि पी क्यू इसके ऊपर जस्ट ऊपर से होकर गुजर रही है। जैसे मान लो ये ए बी रेखा खींची हुई है, इसी के जस्ट ऊपर से पी क्यू रेखा भी खींच दी जाए, तो ये इसे एक संपाती रेखा बोलेंगे अर्थात कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं,
इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाता है इसे, अर्थात जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, मान लो एक पी क्यू एक रेखा है तथा यस आर एक रेखा है, दो एक दूसरे को ओ बिंदु पर कट कर रही हैं, तो यहाँ पर पी क्यू तथा यस आर का प्रतिच्छेद बिंदु ओ जो है एक प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। इन्हीं दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, अर्थात अब संगामी रेखाएं क्या होती हैं, अर्थात कनकरेंट लाइन। संगामी का मतलब होता है कनकरेंट लाइन, अर्थात जब दो या दो से अधिक रेखाएं जो है किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि दो या दो से अधिक, अर्थात ए बी, यहाँ पे कौन सी ए ई हो गया, बी एफ हो गया, सी जी हो गया और डी एच हो गया। ठीक है ना, इतनी सारी रेखाएं जो हैं, 4 से 5 रेखाएं जो एक दूसरे को कट कर रही हैं और सभी एक दूसरे को ओ बिंदु पर मैच कर रही हैं। ठीक है ना, इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो ये जो ओ पॉइंट हो गया इसे संगमन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और संगम का तो मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि देखिए जैसे इलाहाबाद में है, 3 नदियों का संगम बोला जाता है, गंगा जमुना और सरस्वती। ठीक है, तो ये संगम बिंदु है, इसलिए इसे संगामी रेखाएं इसी से समझा जा सकता है कि जैसे यहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं उसी तरह यहाँ पर 3 नदियाँ एक जगह पे मिलती हैं, वह जगह इलाहाबाद है। ठीक है ना, इसी तरह मतलब बहुत सारी रेखाएं जब किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उस बिंदु को जो है संगमन बिंदु बोलते हैं, और जो रेखाएं मिलती हैं इन्हें संगम रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि लंबवत रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो लंबवत रेखाएं क्या होती हैं कि यदि दो रेखाएं जो हैं एक दूसरे को परस्पर 90 डिग्री के कोण पर मिलती हैं, दो रेखाएं जैसे मान लो आप, ये क्या है, ओ पी रेखा है और ये ए ओ है, एक दूसरे को परस्पर 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री के कोण पर मिलती हैं, तो ये रेखाएं एक दूसरे के लंबवत रेखा कहलाती हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि तिर्यक रेखा क्या होती है। ठीक है, तिर्यक रेखा क्या होती है, जब दो या दो से अधिक समानांतर रेखाओं को काटती हैं, मतलब ये दो या दो से अधिक, जैसे देखिए ये दो समानांतर रेखाओं को जब कोई रेखा कट करती है तो उसे तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक है, अर्थात ये रेखा टेढ़ी तो होती है लेकिन दो समानांतर रेखाओं को कट करती है। ठीक है, तो इसे तिर्यक रेखा बोल दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद इनके बीच में बनने वाले एंगल्स हमने अभी आपको बताए थे, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अर्थात एकांतर का मतलब क्या होता है, जैसे ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में जो बनने वाला कोण है, अर्थात 4 जो है 5 के बराबर, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, एक साइड नहीं बनना, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये पैरेलल लाइन है, इसके एक साइड ये बन गया तो दूसरे साइड यहाँ पे जैसे बन जाएगा तो ये इसका एकांतर कोण कहला जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे बन जाएगा, और इधर बन रहा है तो इधर बन जाएगा, और दूसरा ये बन जाएगा तो इधर ये, तो ये एक दूसरे के एकांतर कोण कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा भी गया है 4 5 के बराबर है और 6 3 के, 4 5 के और 6 3 के बराबर है। ठीक है, ये एकांतर कोण बराबर होते हैं, साथ में संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो संगत कोण के लिए एक जो है 6 के बराबर, अर्थात बाह्य कोण एक अंतः कोण के बराबर, और दो जो है 5 के बराबर। इसी प्रकार अब अंतः से ले लो 4 7 के बराबर, 3 8 के बराबर, तो ये यहाँ पे लिखा गया है। और इसी प्रकार एक ही और बने दो अंतः कोणों का योग जो है वह दो समकोण अर्थात संपूरक कोण के बराबर होता है। जैसे 4 और 6 दोनों का योग जो है 180 डिग्री, और इसी प्रकार 3 और 5 इन दोनों का योग भी 180 डिग्री के बराबर होता है। और ये हमने एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए और एक चीज़ और समझना आपके लिए ज़रूरी है, ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि वक्र क्या होता है, अर्थात वक्र को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कर्व बोला जाता है। ठीक है ना, अर्थात कागज पे बिना पेंसिल उठाए बनाई गई कोई भी आकृति सीधी या टेढ़ी वक्र कहलाती है। ठीक है ना, जैसे कागज है मान लो एक, इसमें आप पेंसिल आपने एक बार रख दिया, फिर उसको बाद आप उसे हाथ में ड्रा करने के बाद जैसी भी आकृति बनी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी, तो उसे क्या बोल दोगे आप, वक्र बोलोगे। ठीक है, वक्र कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। वक्रों के प्रकार में सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो सरल वक्र अर्थात सिंपल कर्व, ऐसा वक्र जो अपने पथ को ना काटे और ये सरल वक्र कहलाता है।
अपने पथ को काटता भी नहीं है और छूता भी नहीं है। जैसे मान लो हमने यहाँ से ऐसा कुछ भी डायग्राम बनाना शुरू किया तो अपने पथ को ये कट भी नहीं कर रहा और अपने पथ को छू भी नहीं रहा, ठीक है। तो इसे एक सरल वक्र बोल दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कुछ और डेफिनेशंस की। अब बात कर लेते हैं असरल वक्र क्या होता है। अभी हमने सरल वक्र की बात की ना, अब असरल वक्र क्या होता है, अर्थात ऐसा वक्र जो अपने पथ को स्वयं काटता है, ठीक है। उसे असरल वक्र बोलते हैं, ठीक है। सरल का मतलब जो कभी अपने आप को काटता भी नहीं, छूता भी नहीं। और सरल पथ, असरल का मतलब है जो अपने आप को काट देता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में इस तरह करके ये बनाया गया है, अपने आप को स्वयं कट कर रहा है ओ बिंदु पर, तो इसीलिए इसे असरल वक्र बोल दिया गया है, ठीक है। अब चलिए आगे कुछ बात कर लेते हैं कुछ और डिफिनीशन। जैसे खुला वक्र और बंद वक्र क्या होता है, अर्थात क्लोज एंड ओपन कर्व क्या होता है। तो क्लोज कर्व क्या होता है, अर्थात ऐसा वक्र जिसके दोनों सिरे खुले रहते हैं, खुला वक्र कहलाता है, ठीक है। ऐसे वक्र जिनका दोनों सिरा खुला रहता है, देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए दोनों सिरा खुला है, पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ये, तो इन्हें ओपन कर्व बोल दिया गया। इसी प्रकार इस डायग्राम में भी, इसी प्रकार इसमें भी, और इसी प्रकार इसमें, मतलब बहुत सारे डायग्राम के माध्यम से आप अपने से ड्रा भी कर सकते हो। लेकिन दोनों जो लास्ट पॉइंट है ये खुले रहने चाहिए, एक दूसरे को टच करके क्लोज नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो ओपन कर्व कहलाता है। और ऐसा वक्र जिसके दोनों सिरे मिले हुए होते हैं बंद वक्र कहलाता है, या टेढ़ा मेढ़ा वक्र आता है, इसे जिगजैग कर्व भी बोला जाता है। इसे इस डायग्राम में ये आप डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे होंगे, और ये एक बंद वक्र है और इसे जिगजैग कर्व भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह करके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।